छोटा इसलिए है कि सब एक। हम लोग तो शुरू करते हैं। मॉर्गन एंड हिज प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। मॉर्गन एंड हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लिंकेज। देखिए, पूरा का पूरा मेंडलिज्म किस पे बेस्ड है? प्लांट बेस्ड क्रॉसेस, है ना। उसमें लिया गया किसको? फॉर एन एग्जांपल पी प्लांट को, और पी प्लांट में क्रॉसेस कराया गया और उसके बाद उसके जो आउटपुट है उसको यूज किया गया। फिर क्या हुआ? क्रोमोसोमल थ्योरी में इनहेरिटेंस जब आया, वो कंबाइंड कर दिया प्लांट के और एनिमल के, यानी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किस तरीके से रिकॉम्बिनेशंस होते हैं और कैसे क्रोमोसोम बिहेव करता है, उन सारी चीजों को, यानी इनहेरिटेंस पैटर्न को प्लांट और एनिमल दोनों में किस तरीके से मूव करेगा वो यूनिफाई दिखाया। प्लांट में भी जिस तरीके से होगा, एनिमल में भी उसी तरीके से होगा, कोई डिफरेंस उसमें नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट फॉर्मेशन जो होता है, गैमेट फॉर्मेशन का मेन प्रोसेस था किससे? बाय मियोसिस। दोनों में मियोसिस हो रहा था गैमेटोजेनेसिस के दौरान, इसलिए प्लांट्स में और एनिमल्स में ये प्रोसेस सिमिलर चलता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे प्लांट्स पे हुए थे, एनिमल पे तो हुए नहीं। तो मॉर्गन एंड को-वर्कर्स, मॉर्गन और उनके जो कोलीग्स थे जो मिलकर रिसर्च कर रहे थे एनिमल्स पे, उन लोगों को ये आइडिया आया कि अभी तो मेंडलिज्म को प्लांट पे आजमाया गया है, व्हाई नॉट टू प्रूव इट इन एनिमल्स? एनिमल में क्यों नहीं इसे प्लेस करें? तो जब एनिमल पे उन लोगों ने मेंडलिज्म को प्रूव करने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न में वेरिएशंस आते हैं उनके एक्चुअल कॉज क्या है। और वो एक्चुअल कॉज निकला कि मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जेंडर मतलब सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम, उनके वजह से उनमें चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मेल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, फीमेल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। उन लोगों ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे सिलेक्टेड एन एनिमल मॉडल एज फ्रूट फ्लाई, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर या मेलानोजेस्टर कहा गया। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर को उन लोगों ने सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरह, उस पे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना चाहा। इसके कई रीजंस थे क्यों चुना गया। जैसे मेंडल ने पी प्लांट को चुना था, उन्हें पसंद था, उन्हें लगा कि ये बेटर होगा, तो उसमें वो चाहते थे कि कुछ, मतलब उसका फ्लावर उनको पसंद था, तो एक बेसिस बना कि क्यों उन्होंने क्या कहते हैं पी प्लांट को चुना। इन लोगों ने जो इसको ड्रोसोफिला को चुना, इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक कॉज है। पहला, एनिमल प्लांट्स की तरह स्टैग्नेंट नहीं होते, उछलते हैं, जाते हैं, दूर मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो मान लेते हैं एनिमल मॉडल में ह्यूमन से मिलता जुलता अगर हम मंकी प्लेस करते हैं, मंकी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मंकी तो कितना एग्रेसिव होता है। अगर उस पे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान एनिमल पे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ चुभाएंगे ही, कुछ इंजेक्ट करेंगे, एग्रेसिव हो गया, पंजा मार दिया, तो साइंटिस्ट खुद इन्फेक्टेड हो सकता है ना। और अगर उसमें कुछ हार्मफुल क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे हैं, तो ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमन में। कहने का मतलब है लेवल ऑफ रिस्क वैसे बड़े एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करना बढ़ जाता है। दूसरी चीज तो नहीं, ये जो था एग्रेशन,
इस एग्रेशन से बचने के लिए, मतलब इस तरह के बड़े एनिमल्स में एग्रेसिव नेचर ज्यादा होगा, मूवमेंट तो होगा ही, एग्रेसिवनेस ज्यादा होगा, इसलिए उससे बचने के लिए उन लोगों ने छोटे एनिमल्स ढूंढने शुरू किए। तो इंसेक्ट से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। अब अगर फ्लाई ले लेता, मान लेते हैं उन लोगों ने एनिमल मॉडल की तरह फ्लाई यूज किया, अब फ्लाई यहां बैठी, उसके बाद उड़कर कहां जाएगी आपको तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक समस्या था कि वो एग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन उन्हें एक जगह होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम एनिमल मॉडल यूज करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सबसे इनोसेंट एनिमल टॉर्टॉइस है, स्लो मूव करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा भागता नहीं है, पालना आसान है। तो अगर हम टॉर्टॉइस को यूज करते हैं, उसका लाइफ स्पैन एवरेज 200 साल, उतना देखने के लिए तो कई जनरेशन लग जाएगा साइंटिस्ट का, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें चुनना था कोई ऐसा एनिमल मॉडल जिसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो। चौथी नंबर बात कि उन्हें पालना आसान हो, खाना पीना देना वो सस्ता हो, इन सारे चीजों में ड्रोसोफिला फिट बैठता था। अब कैसे देखिए, पहला, खाने पीने की बात करें, जो भी थ्रो अवे चीजें हैं उस पे ये अपना जीवन गुजारता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा फल का टुकड़ा दे दीजिएगा, इट इज एनफ। थोड़ा चीनी दे दीजिएगा, इट इज एनफ टू कीप देम अलाइव। तो उनका लुक आफ्टर बहुत आसान है। नंबर 2, आप जो देखें एग्रेसिव होके भाग रहे हैं इधर उधर, ये एक जगह इकट्ठे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ज्यादा उड़ते नहीं है, फ्लाई नहीं करते बहुत ज्यादा, तो इन्हें एक जगह होल्ड करना, मेंटेन करना बहुत आसान। तीसरा, लाइफ साइकिल, जो एक बहुत बड़ा इशू था कि एनिमल के लाइफ साइकिल बड़े और छोटे हो सकते हैं, इसका लाइफ साइकिल हार्डली 7 डेज का होता है, यानी 1 महीने में 4 जनरेशन देख लेंगे आप। तो जेनेटिक्स में और क्या चाहिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई भी जीन अपना इफेक्ट कैसे दे रहा है ये देखना तो हमारे लिए जरूरी होता है ना। और अगर लाइफ साइकिल छोटा हो, विद इन ए स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, हम लोग कई जनरेशन में उसका जो जैसे F1, F2, F3, F4, ये जो फिलियल जनरेशन हैं, इनमें आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो सेग्रीगेशन हो रहा है या एक जगह इकट्ठा है, जेनेटिक नेचर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो इसका लाइफ साइकिल छोटा होना एक और इंपॉर्टेंट फीचर था जो कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसको फिट करता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो जेनेटिक मेकअप होता है, यानी मेल बनने का और फीमेल बनने का, सिमिलर टू ह्यूमन है। यानी ह्यूमन में मेल क्या होते हैं, एक्स एंड वाई, और फीमेल क्या होते हैं, एक्स एंड एक्स। इसमें भी मेल होता है एक्स एंड वाई, फीमेल होता है एक्स एंड एक्स। इसलिए इन चार पांच कारणों की वजह से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज सिलेक्टेड एज एन एनिमल मॉडल। ठीक है, they selected animal model as fruit fly Drosophila because of easy to grow, short lifespan, non-aggressive and live in cluster at a given place, has genetic makeup similar to human as XY becomes male, XX becomes female। तो ये रीजंस थे इन्हें
है ना, यूज करने के लिए एज एन एनिमल मॉडल। अब इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी चुना क्रॉस करने के लिए वो था क्या, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग टाइप। ठीक है, 3 तरह के जीन सेलेक्ट किए, बॉडी कलर, आई कलर, विंग टाइप। विंग टाइप में जो डोमिनेंट था उसे नॉर्मल कहा गया, नॉर्मल विंग, और जो रिसेसिव था उसे कहा गया मिनिएचर, मिनिएचर विंग। नॉर्मल मतलब जैसे पंख होता है वैसे, मिनिएचर मतलब छोटे पंख। ठीक है, तो ये हुआ विंग के 2 वैरायटीज, मतलब कंट्रास्ट हो गए। आई कलर रेड एंड व्हाइट, और बॉडी कलर ब्राउन एंड येलो। अब था क्या, यहां तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद इस पर आता है। तो इसमें कुछ जोड़ेंगे, नॉर्मली जैसे प्लांट में होता है, हम लोग क्या कहते थे, एक को कहते थे डोमिनेंट, एक को कहते थे रिसेसिव। यहां मॉर्गन एंड ग्रुप ने डोमिनेंट के लिए एक टर्म यूज किया, वाइल्ड। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं ये वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप। जिसके लिए टर्म यूज किया वाइल्ड वाइल्ड टाइप। और वाइल्ड टाइप मतलब हो गया डोमिनेंट। ठीक है, तो रिसेसिव वाला जो था इसके लिए क्या टर्म यूज किया, इसके लिए जो टर्म यूज किया वो था म्यूटेंट। जस्ट टू शो भाई कि ये एनिमल है, इसमें प्लांट जैसा बात नहीं होगा, तो एक सेट ऑफ, है ना, इसको अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, या थोड़ा इसका वेटेज बढ़ाने के लिए ऐसा कहा गया ये म्यूटेंट टाइप है और ये वाइल्ड टाइप। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन की बात थी, तो हम लोग क्या जानते थे, मेंडल के कहे अनुसार किसी भी कैरेक्टर का जो डोमिनेंट होता है ना, उस डोमिनेंट कैरेक्टर का पहला लेटर उस ग्रुप के प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यहां उस अनुसार क्या हो जाता, बॉडी कलर ब्राउन, ये डोमिनेंट है, तो कैपिटल बी लिया जाएगा इसके लिए रिप्रेजेंटेशन, कैपिटल बी हो जाएगा ब्राउन और स्मॉल बी हो जाएगा येलो। लेकिन इसमें उल्टा सोचा गया, उससे बोला क्या, रिप्रेजेंटेशन होगा जो रिसेसिव कैरेक्टर यानी म्यूटेंट टाइप है, म्यूटेंट टाइप के कैरेक्टर का पहला लेटर विल बी रिप्रेजेंटेटिव। उल्टे चल रहा है, मेंडल ने डोमिनेंट का पहला लेटर लिया, इसमें म्यूटेंट का पहला लेटर लिया। तो पहला लेटर क्या है, वाई, तब बोलिएगा कैपिटल वाई हो जाएगा ब्राउन, स्मॉल वाई हो जाएगा येलो। नहीं, उन लोगों ने कहा
इसको ब्राउन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल y पे प्लस लिख के, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे म्यूटेंट येलो को? स्मॉल y केवल लिख के। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में स्मॉल y पे माइनस भी लिखता है, पर वहां क्या चलता है? y एंड y माइनस। y माइनस हो गया म्यूटेंट और y हो गया डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप। पर मॉर्गन ने यूज किया प्लस का साइन दे देंगे भाई, वो हो जाएगा डोमिनेंट यानी वाइल्ड टाइप, और सिर्फ उसी लेटर को रखेंगे वो हो जाएगा म्यूटेंट टाइप। तो अगर ये होमोजाइगस है तो कैसा होना चाहिए? y प्लस वाई प्लस, और ये होमोजाइगस है कैसा होना चाहिए? स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है। तो उसी तर्ज पर ये क्या हो जाएगा? रेट के लिए क्या यूज करेंगे? स्मॉल w प्लस, और व्हाइट के लिए यूज करेंगे स्मॉल w। नॉर्मल विंग के लिए यूज करेंगे स्मॉल m प्लस, और मिनिएचर के लिए स्मॉल m। समझ में आया? आपके बुक में जहां पे इसके बारे में दिया गया है उसके बाद वाले फुल पेज में इसका एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया है। कई बार वहां से क्वेश्चन उठाता है, उस डायग्राम को ही देके आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है पहचानिए कौन वाला वाइल्ड टाइप कौन वाला म्यूटेंट टाइप। तो ये जानते रहिएगा तो आप उसको बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाइए। समझ में आया? तो इसमें हमारा जो नोटेशन का मेथड है थोड़ा सा अलग, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या था जिससे उन लोगों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, वो है लिंकेज। उस तक अभी भी पहुंचने में थोड़ा टाइम है। अब देखिए, ठीक है। अब क्या था? फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखिए तो 9:3:3:1 जो आता था, इसमें 9 वाला यूनिट यानी 9 आउट ऑफ 16 और 1 आउट ऑफ 16, ये F2 जनरेशन पेरेंटल कैरेक्टर होता था। हाँ ऐसा नहीं बोलिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो बोलिएगा नहीं समझ में आया। क्लियर है? इसे हम लोग पेरेंटल कैरेक्टर कहते थे। नहीं समझ में आया ना? तो हमको लिख लेने दीजिए। और इसको हम लोग कहते थे रिकॉम्बिनेंट। अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। अगर राउंड एंड टॉल क्रॉस रिंकल एंड ड्वार्फ किया जाता था तो 9/16 क्या आता था? राउंड एंड टॉल आता था, ठीक है ना। 1/16 आता था ड्वार्फ एंड रिंकल आता था ना।
अब देखिए 3/16 आता था राउंड एंड रिंकल। राउंड एंड ड्वार्फ तो एक ही कैरेक्टर को शो करता, और 3/16 आता था ड्वार्फ एंड राउंड, ओहो सॉरी, राउंड एंड टॉल, राउंड एंड ड्वार्फ, ये होगा ना। 3/16 आता था राउंड एंड ड्वार्फ, और 3/16 आता था रिंकल एंड टॉल। तो देखिए, तो राउंड एंड ड्वार्फ, रिंकल एंड टॉल, ये पेरेंटल कैरेक्टर में है क्या? ये एक तो पेरेंट, ये दूसरा पेरेंट है क्या? नहीं है ना, ये नए कैरेक्टर बने, जबकि पेरेंट में हम लोग को राउंड एंड टॉल, रिंकल एंड ड्वार्फ मिल रहे थे। तो देखिए, रिंकल एंड ड्वार्फ, राउंड एंड टॉल, ये क्या हो गए? P फॉर पेरेंटल कैरेक्टर। और राउंड एंड ड्वार्फ, रिंकल एंड टॉल, ये क्या हुए? न्यू कॉम्बिनेशन हुए ना, ये न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, तो इन्हें रिकॉम्बिनेशन कहा गया, जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन R। ठीक है, अब टोटल P बराबर देखिए तो कितना है? 10/16 है। परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 64%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और टोटल R मतलब रिकॉम्बिनेंट, टोटल R देखिए तो 6/16 है, और ये अप्रोक्सीमेटली 36% आता है। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा जाए, यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब है मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है, उसको अगर देखा जाए तो पेरेंटल रेशियो रिकॉम्बिनेशन 64%, रेशियो 36% आएगा। आएगा ना, तो ये स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, यहां तक नोट कीजिए। 10/16 हो गया टोटल पेरेंटल कैरेक्टर, और वहां जो 6/16 है वो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है, नए कैरेक्टर, पहले से ये कॉम्बिनेशन उपस्थित नहीं थे, ये बने हैं। तो अब देखिए, इसको तो मिटा सकते हैं। तो सोचिए, तो इसी ट्यून में है ना, जैसे प्लांट में डोमिनेंट और रिसेसिव लिया जाता है, उसी ट्यून में अगर एनिमल का, यानी यहां पे ड्रोसोफिला का कैरेक्टर लिया जाए तो कैसे किया? तो उन लोगों ने, मॉर्गन की टीम ने क्या किया? म्यूटेंट लिया, म्यूटेंट टेकन फीमेल, और वाइल्ड टेकन मेल। ठीक है, म्यूटेंट लिया फीमेल,
वाई लिया मेल। किसके किसके कौन कौन से प्रॉपर्टी के लिए? आई कलर एंड बॉडी कलर, ठीक है, आई कलर एंड बॉडी कलर। तो अगर फीमेल चुना गया म्यूटेंट, तो आई कलर बता दीजिए, तो रेड एंड व्हाइट था, तो म्यूटेंट क्या हो जाएगी? डब्ल्यू एंड ब्राउन एंड येलो था, तो क्या हो जाएगी फीमेल? वाई एंड वाई। अब मेल लेने की बारी, मेल हो जाएगा W प्लस वाई एंड वाई, ऐसे नहीं, ये Y रिप्रेजेंट कर रहा है Y क्रोमोसोम, और ये हो जाएगा Y प्लस वाई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टर, मतलब आई कलर और बॉडी कलर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इसीलिए यहां चूंकि इसके पास दो एक्स है, इसलिए एक एक्स पे एक छोटा डब्लू, दूसरे एक्स पे दूसरा छोटा डब्लू बैठा है। उसी प्रकार उसी एक्स पे, पहले वाले एक्स पे वाई बैठा है और दूसरे वाले एक्स पे दूसरा वाई बैठा है। इसमें एक ही एक्स है, इसलिए उस एक्स पे एक जगह जहां डब्लू था उसके कंट्रास्ट में यहां डब्लू प्लस बैठा है, यहां जहां वाई था उसके कंट्रास्ट में वाई प्लस बैठा है, और वाई प्लस हो गया कौन सा कलर? वाई प्लस ब्राउन, मिक्स नहीं कीजिए, वाई प्लस ब्राउन और डब्लू प्लस रेड, क्योंकि डब्लू रिप्रेजेंट्स व्हाइट, व्हाइट है रिसेसिव, तो डब्लू प्लस हो गया वाइल्ड, जो हो गया रेड। हम जानते हैं ये कंफ्यूजन होगा, ओवरलैपिंग होगा, इसीलिए पहले ही लिखे थे, है ना? हम लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग का तो होना स्वाभाविक है। तो याद रखिए हमेशा, जो म्यूटेंट है वो प्लस साइन के साथ आएगा, सॉरी, जो वाइल्ड है वो प्लस साइन के साथ आएगा, जो म्यूटेंट है वो बिना प्लस साइन के साथ आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी ग्रुप प्रॉपर्टी को कौन से लेटर से? रिसेसिव वाले, यानी म्यूटेंट वाले लेटर से, पहला लेटर जो म्यूटेंट का होगा उससे। और हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्मिटी के लिए स्मॉल लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ म्यूटेंट, ठीक है? तो देखिए दोनों में डब्लू है, पर डिस्टिंक्शन के लिए प्लस लगा देंगे, प्लस हो जाएगा वाइल्ड टाइप और बिना प्लस का म्यूटेंट टाइप, ठीक है? एक दो बार कीजिएगा प्रैक्टिस तो समझ में आ जाए। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन देखना है, F2 जनरेशन तक ले गया, पर एक चीज समझिए, F2 जनरेशन तक कैसे ले गया? सेल्फिंग कराना होगा, सेल्फिंग तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। एक मेल है और एक फीमेल, दोनों अलग है। प्लांट्स में क्या होते हैं? कंप्लीट प्लांट, कंप्लीट फ्लावर वही है जिसमें बाइसेक्सुअलिटी है, इसलिए उसमें सेल्फिंग हो सकता है, इसमें सेल्फिंग नहीं है। समझ गए? इसलिए वैसे एनिमल चुनने पड़ेंगे जिनमें कि आपको F1 जनरेशन का हाइब्रिड दिखाई पड़े, वैसे एनिमल्स चुनने पड़ते हैं। और वो पता कैसे करेंगे? टेस्ट क्रॉस से, वो पता कर लेंगे टेस्ट क्रॉस से, तो चुन लेंगे हम उसको, ठीक है? तो है थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए एनिमल पे वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एनिमल जेनेटिक्स इसीलिए टफ है, प्लांट जेनेटिक्स आसान है। और जो टफ होता है उसमें पेमेंट, उसमें एप्रिसिएशन ज्यादा होता है, इसलिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी
बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज कर पाता है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही कम प्रोडक्ट रिलीज कर पाता है, क्योंकि एनिमल सेल्स को क्या कहते हैं, मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एनीवे, तब यहां देखिए, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस कराने की बारी। इसको हम लोग जानबूझ के रखे हैं, ठीक है। इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसके साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे। यहां पे आपको शुरू में क्या बताए, ये मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, इससे बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चला, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्रॉस करने के लिए इनके पास आई कलर और बॉडी कलर आ गया, और इन लोगों ने इंटेंशनली क्या चुना, फीमेल को चुना म्यूटेंट, और मेल को चुना वाइल्ड। तो F2 जेनरेशन में, इन F2 जेनरेशन recombination and parental characters appeared। वहां पे भी तो F2 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर और रिकॉम्बिनेशन आया, इस पे भी आया, पर पेरेंटल कैरेक्टर इज टू रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट इन द क्रॉस फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होना चाहिए, P रेशियो R बराबर क्या होगा, 64% वर्सेस 36%, बट मॉर्गन and his team for body color and eye color observed parental ratio recombination 98.2% ratio 98.8% ratio 1.2%। पेरेंटल आया ऑलमोस्ट 100%, 98.8, और रिकॉम्बिनेशन आया 1.2%। अब इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत मुसीबत में पड़ गए मॉर्गन साहब। जैसे मेंडल को 7 साल लगे अपने एक्सपेरिमेंट को, है ना, एक्सप्लेन करने में, इन्हें भी बहुत मुश्किलें आई। तो यहां तक लिखिए, फिर ये रीजन समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब इस पजल से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल उन लोगों ने दूसरा सेट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। यहां देखे थे ना, 3 कैरेक्टर रखा गया था, एक था बॉडी कलर, एक था आई कलर और एक था
विंग कैरेक्टर। तो जब उन लोगों ने आई कलर और विंग टाइप कंबाइन किया तो आई कलर क्या हो गया, WW स्मॉल एम। ये कौन हो गए, फीमेल। स्मॉल एम क्या बता रहा है, मिनिएचर। W बता रहा है वाई टाइप। और मेल लिया गया W प्लस वाई क्रोमोसोम, एम प्लस वाई क्रोमोसोम। तो W प्लस हो गया, यहां लिखी दें, व्हाइट आई वर्सेस नॉर्मल विंग को क्रॉस कराया रेड आई वर्सेस मिनिएचर विंग। ठीक है, ऐसे लिया। अब इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे वर्सेस रिकॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन उसमें भी आया, रिकॉम्बिनेशन इसमें भी आया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन इसमें भी आएगा, रिकॉम्बिनेशन इसमें भी आएगा। पाया क्या गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अराउंड 64% और रिकॉम्बिनेशन अराउंड 36%। सरप्राइज, कहीं एक सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए 98.8 वर्सेस 1.2 आ रहा है और कहीं एक सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए 64% वर्सेस 36% आ रहा है। यानी ये सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पूरी तरीके से कहां गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। यही था रीजन लिंकेज का। दिस वाज द रीजन फॉर लिंकेज। अब वो कैसे है वो बुक आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया। यहां तक लिखिए। हाँ, ओ सॉरी, राइट यू आर। व्हाइट आई मिनिएचर विंग, ये हो गया म्यूटेंट। और रेड आई नॉर्मल विंग, ये हो गया वाइल्ड टाइप। सही है। लिखिए, इन वन सेट ऑफ dihybrid cross, in one set of dihybrid cross, the independent assortment principle was not followed. In one set of dihybrid cross, in one set of dihybrid cross, the independent assortment principle, the independent assortment principle, the independent assortment principle was not followed, was not followed while in the other, while in the other मतलब जबकि दूसरे में, while in the other cross it was, full stop। जबकि दूसरे क्रॉस में ये फॉलो हो गया, while in the other cross it was, full stop। This shows that
फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा दिस शोज दैट देयर इज सम फीचर, ऐसा कुछ गुण होगा, देयर इज सम फीचर which is preventing, there is some feature which is preventing the recombination, there is something feature that prevents the recombination by crossing over in the body color and eye color, in the body color and eye color, whereas that feature is ineffective, whereas that feature is ineffective in eye color, and whereas this feature is ineffective in eye color and wing type, in eye color and wing type, which is the reason for ये वाला parental ratio recombination equal to 64% ratio 36%, which is the reason for parental ratio recombination equal to 64% and 36%. मॉर्गन पैरा चेंज करके लिखिएगा, मॉर्गन termed this feature as linkage. Morgan termed this feature as linkage. मॉर्गन ने इस फीचर को लिंकेज का नाम दिया. फुल स्टॉप. The linkage occurs when the genes are present on same chromosome. Linkage occurs when the set of genes are present on same chromosome. लिंकेज तभी होगा जब सेट ऑफ जीन्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहे. When the set of genes are present on same chromosome. They यानी मॉर्गन का टीम, they had already discovered that the gene for body color, comma, gene for eye color, gene for body color, comma, gene for eye color, and the gene for wing type
and the gene for wing type were present on the same chromosome, that is X, were present on the same chromosome, that is X, in the Drosophila. कहने का मतलब है मॉर्गन और उनकी टीम ने पहले ही पता कर लिया था कि बॉडी कलर, आई कलर और विंग कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे। इसलिए ये क्या हो गया, तीनों लिंक्ड जीन्स हो गए, क्योंकि लिंकेज तभी होगा जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हो, और ये तीनों जीन एक्स क्रोमोसोम पे, यानी तीनों लिंक्ड है। ठीक है ना, उसी बात को हम लोग लिखेंगे, दैट इज वाई, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, दैट इज वाई all the three genes are linked. That is why all the three genes are linked. ठीक है, पैरा चेंज कर लीजिएगा। Morgan said that, point number 1, Morgan said that करके कोलन दीजिएगा, अगले लाइन में पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। Morgan said that, point number 1, more the tightly linked genes, more the tightly linked genes, lesser is the recombination. More the tightly linked genes, lesser is the recombination, and vice versa. And vice versa. VICE, vice versa. मतलब टाइट लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, वीकली लिंक्ड है रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। ब्रैकेट में लिख ही दीजिए, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। वाइस वर्सा ब्रैकेट में लिखिएगा, मोर द वीकली लिंक्ड जीन्स, कमजोर लिंकेज अगर होगा, मोर द वीकली लिंक्ड जीन्स, हायर इज द रिकॉम्बिनेशन, हायर इज द रिकॉम्बिनेशन। ये पहला बात कहा उन्होंने। पॉइंट नंबर 2 कर लीजिएगा, क्रॉसिंग ओवर is inversely related. Crossing over is inversely related. Crossing over is inversely related with the linkage, and so crossing over is inversely related with the linkage, and so more the tightly linked genes, lesser is the crossing over. More the tightly linked genes, lesser is the crossing over, and weakly linked genes have higher crossing over, and weakly linked genes have higher crossing over. ठीक है, तो देखिए यही जो है मॉर्गन थ्योरी ऑफ लिंकेज है। ठीक है, तो मॉर्गन थ्योरी ऑफ लिंकेज किन दो बातों को हाईलाइट करता है
कि अगर लिंकेज है तो टाइटली लिंक्ड रहेगा, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे, और चूंकि क्रॉसिंग ओवर का चांसेस कम हो रहा है इसीलिए रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है। तो सब एक दूसरे से मैनेज हो गया। टाइटली लिंक्ड, लेसर क्रॉसिंग ओवर, लेसर रिकॉम्बिनेशन। वीकली लिंक्ड, मोर द क्रॉसिंग ओवर, मोर द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन पैरेलल चलता है, या उसको आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो पैरा चेंज करके लिखिएगा। सो क्रॉसिंग ओवर एंड recombination are directly related. Crossing over and recombination are directly related, whereas crossing over and linkage are inversely related. Whereas crossing over and linkage are inversely related. क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, अब अगले क्लास में उस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे सेक्स डिटरमिनेशन।